बंगाल में गजब हो गया है। 29 अप्रैल को वोटिंग हुई और 30 अप्रैल को जमानत मिल गई। जमानत किसकी मिली ये आगे आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन जो हुआ है उसने फिर से ईडी और सीबीआई वाले चमत्कार का असर दिखा दिया है। ईडी और सीबीआई चमत्कार कैसे करती है? 30 अप्रैल यानी आज ही और कुछ घंटे पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक शख्स को जमानत दे दी। उस शख्स का नाम जानते हैं क्या है? विनेश चंदेल। ये विनेश चंदेल कौन है और इनका पश्चिम बंगाल के इस चुनाव से लिंक क्या है? जब आप ये समझ जाएंगे तो ईडी और सीबीआई के पूरे चमत्कार को भी बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। जो विनेश चंदेल हैं वो आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के सह संस्थापक और निदेशक यानी डायरेक्टर हैं और जमानत मिलने की तारीख जो है वो ठीक पश्चिम बंगाल चुनाव के खत्म होने के यानी विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के ठीक एक दिन बाद की है। जिस ईडी ने इन्हें चुनाव से 10 दिन पहले गिरफ्तार किया था, ध्यान रखिएगा, पहले फेज के 10 दिन पहले उनकी गिरफ्तारी हुई और चुनाव खत्म होते सिर्फ एक दिन बाद उन्हें जमानत मिल गई। उसी ईडी ने कोर्ट में उनके जमानत का कोई विरोध ही नहीं किया। मतलब अमूमन ये होता है कि जब ईडी किसी को गिरफ्तार करती है तो उसके खिलाफ पीएमएलए कानून लगता है और उसमें आसानी से किसी को जमानत नहीं मिलती, ईडी उसका विरोध करते और ईडी ने एक बार भी ऑब्जेक्शन डाल दिया तो समझिए आप लंबा नपने वाले हैं। कानून जानने वाला हर शख्स अब यहां चक्कर गिननी खाने पर मजबूर है कि भाई ये हो कैसे गया। पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 15 दिन में निचली अदालत से जमानत तब तक नहीं मिलती है जब तक सरकार खुद न चाहे। ये महज एक कानूनी कार्रवाई नहीं है, ये मतलब आप ये समझ लीजिए कि पूरे प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है और उसमें बहुत थका देने वाली प्रक्रिया होती है। आपके सामने एग्जाम्पल है मनीष सिसोदिया का, अरविंद केजरीवाल का, उससे पहले आप देख लीजिए हेमंत सोरेन का। बहुत सारे ऐसे नेताओं की पूरी कहानी है, उनका पूरा इतिहास है कि किसी को भी 14-15 दिनों में जमानत मिली ही नहीं है जब ईडी ने कार्रवाई की। लेकिन यहां कहानी जरा अलग है। देश में पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्टेट है जो हॉट केक बना हुआ था इस वक्त। सबकी निगाह थी तमिलनाडु, 5 राज्यों में चुनाव हुए, तमिलनाडु में भी चुनाव हो रहा था, असम में भी चुनाव हो रहा था, लेकिन लोगों की नजर कहां थी? तो लोगों की नजर इस बात पर थी कि भाई पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, वहां कौन जीत रहा है, कौन हारा है। और चुनाव से पहले जांच एजेंसियों ने पूरा एकदम गजब का खेल मचाया था पश्चिम बंगाल में। और चुनाव और जो जांच एजेंसियां होती है, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां होती है, उनका रिश्ता क्या, कनेक्शन क्या होता है, यह घटना बताने के लिए काफी है। आज हम आईपैक की इस पूरी कहानी की कुंडली खंगालते हैं और इस खेल को जरा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। पहले समझिए कि आईपैक क्या है। 2013 में एक शख्स ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी CAG। ये शख्स था प्रशांत किशोर, जो संयुक्त राष्ट्र में काम करके भारत लौटे थे और भारत की राजनीति में किस्मत आजमाने के लिए चले थे। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले इस संगठन ने नरेंद्र मोदी के लिए चाय पे चर्चा, 3D रैलियां और रन फॉर यूनिटी जैसे कैंपेन चलाए थे। मोदी को एक नेशनल ब्रांड स्टैब्लिश करने में इस टीम ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और बहुत कामयाबी मिली। इसी CAG का नाम बाद में बदल दिया गया और यह बन गई आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। और फिर शुरू हुआ वो सफर जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अलग सा अध्याय है। प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम संन्यास ले रहे हैं आईपैक से और धीरे धीरे आईपैक की एंट्री हो जाती है पश्चिम बंगाल में। आईपैक का क्लाइंट लिस्ट जब आप देख लेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए इसने काम किया। 2014 में लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए काम किया। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के लिए काम किया, वहां भी जीत मिल गई। अभी तक मतलब 2015 तक जितने चुनाव में काम किए, सारे चुनाव में जिसके लिए काम किए प्रचंड जीत मिली। और भाजपा को सोचिए 2014 में प्रचंड मोदी लहर के बीच ठीक एक साल बाद 2015 में बिहार में वही भाजपा हार गई और बहुत शर्मनाक तरीके से हार गई। 2017 में इस आईपैक ने पंजाब विधानसभा में अमरिंदर सिंह के लिए काम किया और कांग्रेस के लिए कैंपेन किया, वहां भी जीत मिली। 2019 में आंध्र प्रदेश में वाईएस जगनमोहन रेड्डी के लिए काम किया, वहां भी जीत मिली। 2020 में दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल के लिए काम किया और वहां भी आम आदमी पार्टी के लिए इतना बेहतर काम हुआ कि केजरीवाल फिर से सीएम बन गए। 2021 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए इसने काम किया, वहां टीएमसी जीत गई।
2021 में तमिलनाडु में स्टालिन के लिए काम किया। डीएमके, स्टालिन की पार्टी का नाम है डीएमके, डीएमके के लिए काम किया और डीएमके जीत गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में टीएमसी के लिए काम किया। और दिलचस्प बात आपको बताऊं, दिलचस्प बात यह है कि टीएमसी को जितनी सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में आई थी, वो सीटें अचानक ही बहुत मैजिक तरीके से बंगाल में बढ़ गई लोकसभा के दौरान। ये सारा कमाल आईपैक का है। और 2026 के बंगाल चुनाव में यही आईपैक यानी यही संस्था, मतलब जो जिसकी कोई विचारधारा नहीं है, हर पार्टी के लिए आप देखिए आईपैक काम करती है। इसलिए इसे कहा जाता है कि न तो प्रशांत किशोर को आप किसी विचारधारा का मानिए और नहीं आईपैक को। तो जिस संस्था के पास किसी की विचारधारा नहीं है, वो कंपनी काम कर रही थी ममता बनर्जी के लिए 2026 के पश्चिम बंगाल के चुनाव में। और एक और दिलचस्प बात है कि यही आईपैक काम कर रही थी तमिलनाडु में, किसके लिए? टीवीके के लिए। टीवीके कौन? जो साउथ के सुपरस्टार, उनकी पार्टी के लिए ये आईपैक काम कर रही थी। और इस आईपैक, अब जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसमें भी पता ये चल रहा है कि टीवीके वहां किंग मेकर बनने जा रहे हैं। यानी आईपैक ने चमत्कारिक रिजल्ट अभी तक दिए, हालांकि एक दो हार का भी इतिहास रहा है इसके साथ साथ। खैर, जिसने भी आईपैक को हायर किया वो ये मानकर चलता रहा है कि जीत उसकी मिलेगी, उसको ही मिलेगी। आज भाजपा की मदद, कल भाजपा को हराने वाली रणनीति, और आईपैक बिल्कुल इसी तरह अपना रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाती रही, आगे बढ़ती रही। अब बंगाल में कैसे एंट्री हुई? 2019 में टीएमसी ने प्रशांत किशोर को हायर किया, क्योंकि उस समय प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार बाहर कर चुके थे, जेडीयू से बाहर कर चुके थे। उसी साल दिसंबर में आईपैक की टीम कोलकाता में जम गई। 300 से ज्यादा वॉलंटियर जिलों से लेकर गांव तक और ब्लॉक लेवल तक फैल गए। आईपैक ने पहला बड़ा कैंपेन दिया जिसका नाम था दीदी के बोलो, जहां लोग फोन या ईमेल पर सीधे ममता बनर्जी तक अपनी शिकायत पहुंचा सकते। इसी के साथ आई दुआरे सरकार बंगाल में। ये भी बहुत फेमस योजना है ममता बनर्जी की, जो 2019 से पहले काफी पॉपुलर हुई थी, 2021 से पहले माफ करिएगा, बहुत पॉपुलर हुई थी। इस योजना के तहत सरकार खुद लोगों के दरवाजे पर जाती थी और ये भी ऑर्गेनाइज किया था आईपैक ने। तब नारा दिया गया था बंगला निजेर मेकेई चाय, यानी बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है। ये एक बहुत ही होशियारी से नारा दिया गया था ताकि जो सेंटिमेंट है बंगालियों का उसको ममता बनर्जी के पक्ष में किया जा सके। और भाजपा को बाहरी नेताओं की फौज बताया गया, बंगाल विरोधी बताया गया, और आईपैक ने इसमें जबरदस्त कामयाबी हासिल की। मतलब लोगों के दिमाग में, दिल में ये बात बैठ गई थी कि भाजपा के लोग हिंदी बोलते हैं तो वो बंगाल का भला नहीं कर सकते। साल 2021 में भाजपा का सबसे ताकतवर अभियान था कि खुद अमित शाह बंगाल में डेरा डाले हुए थे, लेकिन आईपैक की जमीनी रणनीति ने भाजपा को जैसे उखाड़ फेंका, मतलब पछाड़ दिया। जितनी कोशिश, जितनी ताकत बीजेपी ने लगाई थी, उतनी ताकत लगाने के बावजूद डबल डिजिट को क्रॉस नहीं कर पाई बीजेपी। और यही चैलेंज किया था प्रशांत किशोर ने 2021 से पहले, जब वो आईपैक के हेड हुआ करते थे। है, टीएमसी को 213 सीटें मिली और बीजेपी 77 पर रुक गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में आईपैक ने टीएमसी के लिए 9 करोड़ लोगों तक पहुंचने का दावा किया और टीएमसी ने 42 में से पश्चिम बंगाल की 29 सीटें जीती। ममता ने आईपैक का कॉन्ट्रैक्ट 2026 के विधानसभा चुनाव तक बढ़ा दिया। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, जहां से इस खेल में कुछ गड़बड़ी की बू आ रही है। 8 जनवरी 2026 को ईडी ने कोलकाता में आईपैक के दफ्तर और निदेशक प्रतीक जैन के घर पर छापा मारा। आरोप था कि पश्चिम बंगाल के कोयला घोटाले से जो काला धन आया उसका एक हिस्सा आईपैक तक पहुंचाया गया। सीबीआई ने नवंबर 2020 में एक एफआईआर दर्ज की जो आसनसोल के कुनस्टोरिया और काजोरा इलाके में ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड यानी ईसीएल की खदानों से अवैध कोयला चोरी के मामले में। ईडी का यह दावा था कि इस कोयला सिंडिकेट से जो 20 करोड़ के आसपास पैसा निकला है, वो पैसा हवाला के जरिए आईपैक तक पहुंचाया गया है। यह पैसा कोलकाता से मुंबई के एक अंगड़िया फॉर्म के जरिए गोवा भेजा गया और वहां से आईपैक के कार्यक्रमों में खर्च हुआ। जब 2022 में गोवा में विधानसभा चुनाव था तब, और उसी मुंबई की हवाला फर्म का नाम आम आदमी पार्टी के दिल्ली शराब घोटाले में भी आया था। 8 जनवरी की रात जब ईडी छापेमारी कर रही थी, खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंच गई। वो करीब यही सुबह का वक्त था। ईडी हालांकि रात में पहुंची थी, लेकिन अगले दिन सुबह का वक्त था जब ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर पहुंची और उन्होंने ईडी के अधिकारियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया। ईडी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने खुद फाइलें और एक लैपटॉप उठा लिया जो ईडी ने जब्त कर ली थी।
ममता का कहना था कि ईडी टीएमसी का चुनावी डेटा और इंटरनल डॉक्यूमेंट्स चुराने के लिए आई थी। ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका लगाई और इस घटना की सीबीआई जांच की मांग की। फिर आया अप्रैल 2026। 2 अप्रैल को ईडी ने दोबारा छापे मारे। दिल्ली में विनेश चंदेल के जितने भी इलाके थे या जितने भी ठिकाने थे वहां पर, बेंगलुरु में ऋषि राज सिंह के परिसर पर और मुंबई में पूर्व आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन प्रमुख विजय नायर के घर पर। ये वही विजय नायर जिनका शराब घोटाले से लिंक आया था। उस समय बंगाल का चुनाव बहुत नजदीक था, घोषणा हो चुकी थी। आईपैक की पूरी टीम बंगाल में काम कर रही थी। एक एक सीट का डेटा उसके पास मौजूद था। ये हमने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि बहुत गहन विश्लेषण करने के बाद वो डेटा आईपैक गहन डेटा पर काम करती थी ताकि एक एक आदमी तक उसकी पहुंच रह सके। 13 अप्रैल 2026 की तारीख आई। ईडी ने विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया। विनेश चंदेल मतलब आईपैक के जो दूसरे, आप कह लीजिए प्रशांत किशोर के बाद जो दूसरे व्यक्ति हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के वक्त बंगाल चुनाव में सिर्फ 10 से 15 दिन का वक्त बचा था। 14 अप्रैल को कोर्ट ने ईडी को 10 दिन की हिरासत में पूछताछ के लिए अनुमति दे दी और ये कहा कि ये मानने के कारण है कि चंदेल अपराध की जो मतलब अपराध का जो पूरा एक तरीके से खाका खींचा गया था उसमें उनकी भूमिका थी, वो बहुत एक्टिव रूप से शामिल थे, ये माना गया। मतलब चंदेल तक पैसा हवाला के जरिए पहुंचा था और जो कोयला घोटाले से पैसा का एक हिस्सा आया था वो पैसा भी चंदेल तक पहुंचाया गया, विनेश चंदेल तक पहुंचा। 23 अप्रैल को चंदेल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। आईपैक ने उसके बाद ही अपना दफ्तर कोलकाता में बंद कर दिया, कर्मचारियों को 20 दिन की छुट्टी दे दी। अब सोचिए 23 अप्रैल, आप बहुत नोट करिएगा तारीख, जिस दिन पहले फेज का इलेक्शन हो रहा था वेस्ट बंगाल में, उसी दिन की यह घटना है। आईपैक ने अपना सारा काम धंधा सब कुछ बंद कर दिया पश्चिम बंगाल में और यह फैसला लिया गया कि अब यहाँ से काम समेट लेंगे, मतलब बंगाल में काम नहीं करेंगे। और अब वो तारीख आई, मतलब 23 तारीख देखिए और 30 तारीख देखिए, सिर्फ 7 दिनों के बाद ही पूरा सीन बदल गया। 29 अप्रैल 2026 बंगाल में आखिरी दिन की वोटिंग हुई और 30 अप्रैल 2026 यानी अगले ही दिन पटियाला हाउस कोर्ट ने विनेश चंदेल को जमानत दे दी। जमानत क्यों दी ये भी आपको समझना चाहिए। ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया, इसलिए जमानत दे दी। कहानी का लेटेस्ट ट्विस्ट जो आपको सोचने पर मजबूर करता है। सोचिए कि पीएमएलए एक ऐसा कानून है जहां जमानत मिलना बहुत मुश्किल माना जाता है। ये वही कानून है जिसके तहत दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जेल गए, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल गए, कई बड़े नेता जेल जा चुके हैं। और इसी कानून के तहत जमानत के लिए पहले यह साबित करना होता है कि आप दोषी नहीं है। मतलब ये ऐसा कानून है जिसमें आपको खुद साबित करना होता है कि आप दोषी नहीं है। सामने वाले ने यानी ईडी ने आप पर आरोप लगाया कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, लेकिन ईडी को इसके लिए सबूत नहीं देना है, सबूत आपको देना है कि आप निर्दोष हैं। सरकार को भी यह साबित नहीं करना होता है कि वो जिस पर आरोप लगा रही वो आरोप सही है या गलत है। खैर, विनेश चंदेल को महज 15 दिनों में जमानत मिल गई, वो भी इसलिए क्योंकि ईडी ने विरोध नहीं किया, यानी सब चुनाव भर के लिए था। गिरफ्तार किया गया, चुनाव को मतलब एक तरीके से बाधित करने की कोशिश हुई पूरी टीएमसी की स्ट्रैटेजी को, और अब जैसे ही चुनाव खत्म हुआ अचानक जमानत मिल गई। अगर आप एक एक डॉट को कनेक्ट करेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि जो इंसाफ मिलने की प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसेस होता है, उससे जबरदस्त तरीके से छेड़खानी की गई है, अगर ऐसा है तो। लेकिन ठीक आप समय पर देखिए, जिस समय ये सब कुछ किया गया, जब गिरफ्तारी हुई, जब कार्रवाई शुरू की गई, जब गिरफ्तारी हुई और जब जमानत मिली, अगर आप पूरी टाइमलाइन को एक साथ सामने रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे जितना मतलब क्लियर सब कुछ नजर आ रहा है उतना क्लियर नहीं है, इतना आसान नहीं है। आईपैक ने सबके लिए काम किया, हमने आपको पहले ही बताया, और इन दिनों आईपैक और नरेंद्र मोदी में 36 का आंकड़ा है। तो क्या ये जानबूझकर किया गया? आईपैक को पहले तोड़ा गया और आईपैक के पास कुछ ऐसे डेटा हैं जो अगर लीक हो गए तो ममता बनर्जी मुसीबत में आएंगे। ये पता था अच्छे से ईडी को भी और पूरी सरकार को भी। तो क्या जानबूझकर आईपैक को टारगेट किया गया? आपका क्या मानना है? आप इस पूरे मामले में क्या समझ पाए, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।